विंटरफेल के पत्थरों पर अब एक अजीब सी खामोशी छाई थी। रथों की चरमराहट, तलवारों की झंझनाहट और सैनिकों के पैरों की गूंज सब पीछे छूट गए थे। किले की ऊंची दीवारों के पीछे अब सिर्फ बच्चे, बूढ़े और यादें थीं। और ब्रान स्टार्क, ब्रान द ब्रोकन, रॉब मार्च पर निकल चुका है, दक्षिण की ओर, युद्ध की ओर। पर क्या ब्रान की सुनने की कोई थी? और क्या ओशा की चेतावनी, जिसे ब्रान अपने दिल में छुपाए बैठा था, एक भविष्य की परछाई थी या सिर्फ एक वाइल्डलिंग की डरावनी कल्पना? हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम सुनने जा रहे हैं अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की पहली किताब गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 53। तो आइए फिक्शन वर्स में खो जाइए एक और अध्याय में ब्रान स्टार्क की नजरों से विंटरफेल के सूने गलियारों में, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और ब्रान अपने टूटे हुए सपनों के साथ कुछ नया ढूंढ रहा है। खुद को। ठंडी और तेज हवा वाली सुबह में करस्टार्क लोग पहुंचे, 300 घुड़सवारों और लगभग 2000 पैदल सैनिकों के साथ अपने करहोल्ड किले से। उनके भालों की स्टील की नोकें हल्की धूप में चमक रही थी जब वह टुकड़ी पास आई। उनके आगे आगे एक आदमी चल रहा था जो एक बेहद बड़े ड्रम को धीरे धीरे और गूंजती आवाज में पीट रहा था। बूम बूम बूम। ब्रान उन्हें ऊंची दीवार के एक पहरे के बुर्ज से देख रहा था, मिस्टर ल्यूविन की कांसे की दूरबीन से झांकते हुए ओडोर के कंधों पर बैठा हुआ। स्वयं लॉर्ड रिकर्ड उनकी अगुवाई कर रहे थे। उनके बेटे हैरियन, एडर्ड और टॉरहन उनके साथ साथ सवार थे, काले झंडों के नीचे, जिन पर उनके घराने का सफेद सूर्य फूल बना था। ओल्ड नैन कहती थी कि उनमें स्टार्क का खून भी बहता है, सदियों पहले की विरासत, मगर ब्रान को वे स्टार्क जैसे नहीं लगे। वे भारी भरकम और रौबीले लोग थे, चेहरों पर घनी दाढ़ियां, बाल कंधों से नीचे खुले हुए। उनके लबादे खालों से बने थे, भालू, सील और भेड़िए की खालों से। ब्रान जानता था कि ये आखिरी थे। बाकी सारे लॉर्ड्स पहले ही आ चुके थे अपनी सेनाओं के साथ। ब्रान का मन करता था कि उनके बीच जाए, देखे कि कैसे सर्दियों वाले घर लोगों से भरे पड़े हैं, हर सुबह बाजार में भीड़ कैसी उमड़ती है और कैसे सड़कों पर पहियों और घोड़ों के खुरों से कीचड़ और गड्ढे हो गए हैं। मगर रोब ने उसे किले से बाहर जाने से मना कर दिया था। हमें कोई आदमी नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सके, उसके भाई ने समझाया था। मैं समर को ले जाऊंगा, ब्रान ने तर्क दिया था। बच्चों जैसी बातें मत करो, ब्रान, रोब ने कहा। तुम जानते हो कि ये ठीक नहीं है। 2 दिन पहले ही लॉर्ड बोल्टन के एक आदमी ने स्मोकिंग लॉग में लॉर्ड सर्जविन के आदमी को चाकू मार दिया। हमारी माँ मुझे जिंदा खाल उतार लेंगी अगर मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। वो उस वक्त रोब द लॉर्ड की आवाज में बोल रहा था, और जब वो वैसा बोलता था तो ब्रान जानता था कि अब बात खत्म हो चुकी है। ये सब वुल्फ सवुड में जो हुआ था उसी की वजह से था। अब भी वो यादें बुरे सपनों की तरह पीछा करती थी। वो बिल्कुल एक नवजात शिशु की तरह असहाय था, खुद को बचा नहीं पाया था। रिकॉन तो शायद लात घूं से मार देता, मगर ब्रान, वो तो कुछ भी नहीं कर सका। ये उसे शर्मिंदा करता था। वो रोब से बस कुछ ही साल छोटा था। अगर रोब लगभग बड़ा हो चुका था तो वो भी बच्चा नहीं था। उसे खुद की रक्षा करनी आनी चाहिए थी। 1 साल पहले जब सब कुछ बदल नहीं गया था, तब तो वो खुद अकेले ही दीवार फांदकर शहर चला जाता। तब वो सीढ़ियां दौड़कर उतर सकता था, अपने टट्टू पर खुद चढ़ उतर सकता था और लकड़ी की तलवार से प्रिंस टॉमन को जमीन चटा सकता था। अब वो सिर्फ देख सकता था, मिस्टर ल्यूविन की दूरबीन से। मिस्टर ने उसे सारे झंडों की पहचान सिखा दी थी। ग्लोवर का लोहे का कवचधारी मुक्का, लाल पर चांदी, लेडी मॉर्मोंट का काला भालू, रूज बोल्टन का डरावना चमड़ी उधेड़ा आदमी, हॉर्नवुड का सांड, सर्जविन का युद्ध कुल्हाड़ी, टॉलहार्ट का 3 प्रहरी वृक्ष,
और हाउस अंबर का डरावना चिंगाड़ता हुआ जंजीरों से मुक्त दैत्य। धीरे धीरे वो चेहरों को भी पहचानने लगा जब सभी लॉर्ड्स, उनके बेटे और नाइट्स विंटरफेल में दावत के लिए इकट्ठा हुए। यहां तक कि ग्रेट हॉल में भी सबको एक साथ बैठाने की जगह नहीं थी, इसलिए रोब हर बार अलग अलग मुख्य बैनरमैन को दावत देता था। ब्रान को हमेशा उसके दाएं हाथ की सीट दी जाती। कुछ लॉर्ड्स उसे अजीब नजरों से घूरते थे, जैसे सोच रहे हों कि ये छोटा लड़का, और वो भी अपाहिज, कैसे उन्हें ऊंचा स्थान पा गया। अब तक कितने लोग हो गए? ब्रान ने पूछा मिस्टर ल्यूविन से जब लॉर्ड करस्टार्क और उनके बेटे महल के फाटक से गुजरे। 12,000 के आसपास, या जितना फर्क समझो। और कितने नाइट्स? बहुत कम, मेस्टर ने जरा झुंझलाते हुए कहा। नाइट बनने के लिए तो सेप्ट में निगरानी रखनी होती है और 7 तेलों से अभिषेक कर संकल्प लेना पड़ता है। उत्तर में बहुत कम घराने सेवन की पूजा करते हैं। बाकी पुराने देवताओं की आराधना करते हैं और नाइट्स नहीं बनाते। मगर उनके लॉर्ड्स, बेटे और तलवारधारी किसी भी तरह कम निडर, वफादार या सम्मानित नहीं है। नाम से पहले सर लगा होने से आदमी की कीमत तय नहीं होती, जैसा मैंने तुम्हें 100 बार बताया है। फिर भी, ब्रान ने कहा, कितने नाइट्स? मिस्टर ल्यूविन ने लंबी सांस ली। शायद 300 या 400। 3000 बख्तरबंद भाले वालों में। लॉर्ड करस्टार्क आखिरी हैं, ब्रान ने विचार किया। रोब आज रात उन्हें दावत देगा। बिल्कुल देगा। कब तक? कब तक वो सब जाएंगे? अब जल्दी ही कूच करना होगा, नहीं तो कभी नहीं, मेस्टर ने कहा। विंटर टाउन पूरी तरह भर चुका है, और अगर ये सेना यहीं रुकी रही तो आसपास की जमीन को पूरी तरह चट कर जाएगी। किंग्स रोड के किनारे किनारे और भी लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बैरो नाइट्स, क्रैनॉगमैन और लॉर्ड मैंडली और फ्लिंट। रिवरलैंड्स में लड़ाई शुरू हो चुकी है और तुम्हारे भाई को कई मीलों का सफर तय करना है। मुझे पता है। ब्रान की आवाज इतनी ही उदास थी जितना वो खुद महसूस कर रहा था। उसने कांसे की दूरबीन वापस मेस्टर को पकड़ा दी और देखा कि अब उनके सिर पर बाल कितने पतले हो गए हैं। गुलाबी चमड़ी तक झलक रही थी। अजीब लगता था अब उसे इस तरह नीचे से नहीं, बल्कि ऊपर से उन्हें देखना, मगर जब होडोर की पीठ पर बैठो तो सब छोटे ही दिखते हैं। अब मैं और नहीं देखना चाहता। होडोर, मुझे वापस ले चलो। होडोर, होडोर ने कहा। मिस्टर ल्यूविन ने दूरबीन को अपनी आस्तीन में सरका लिया। ब्रान, तुम्हारे लॉर्ड भाई के पास अभी वक्त नहीं होगा तुम्हें देखने का। उन्हें लॉर्ड करस्टार्क और उनके बेटों का स्वागत करना है। मैं रोब को परेशान नहीं करूंगा। मुझे गॉड्सवुड जाना है। उसने होडोर के कंधे पर हाथ रखा। होडोर। टावर की भीतरी दीवार में छेनी से बनाए गए निशान सीढ़ियों का काम करते थे। होडोर हाथों से पकड़कर नीचे उतरता गया। ब्रान उसकी पीठ पर टंगे टोकरी के सीट में हल्के हल्के उछलता हुआ। मिस्टर ल्यूविन ने ये टोकरी और पट्टियों का जुगाड़ महिलाओं की लकड़ी ढोने वाली टोकरियों से प्रेरित होकर बनाया था। उसमें पैरों के लिए जगह काट दी गई थी और नए पट्टे लगाए गए थे ताकि ब्रान का भार बराबर बंट सके। ये डांसर पर सवारी जैसा तो नहीं था, मगर कई जगहों पर जहां डांसर नहीं जा सकता, ये तरीका ठीक था। और सबसे बड़ी बात, जब होडोर उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाता था, तब जैसी शर्म आती थी वैसी इसमें नहीं आती। होडोर को भी शायद ये तरीका पसंद था, हालांकि होडोर के मन की बात समझना मुश्किल ही था। बस दिक्कत होती थी दरवाजों में। कभी कभी होडोर भूल जाता कि उसकी पीठ पर ब्रान है, और फिर दरवाजा पार करना तकलीफदेह हो सकता था। लगभग 2 हफ्तों से इतने लोग आजा रहे थे कि रोब ने दोनों पोर्टकुलिस को ऊपर रखने और उनके बीच का पुल हमेशा नीचे रखने का आदेश दे दिया था, रात के समय भी। जब ब्रान टावर से बाहर आया, तब एक लंबी पंक्ति में बख्तरबंद घुड़सवार खंदक पार कर रहे थे। करस्टार्क के लोग, जो अपने लॉर्ड्स का पीछा करते हुए महल में प्रवेश कर रहे थे।
वे काले लोहे की आधी टोपियां और काले ऊनी लबादे पहने थे, जिन पर सफेद सूर्य फूल की छाया बनी थी। होडोर उनके साथ साथ चलते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी बूटे पुल की लकड़ियों पर थमथम करती चल रही थी। कुछ सवार उन्हें अजीब निगाहों से देख रहे थे और ब्रान ने सुना कि किसी ने जोर से हंस दिया, मगर उसने खुद को विचलित नहीं होने दिया। लोग तुम्हें देखेंगे, मिस्टर ल्यूविन ने पहली बार टोकरा बांधते हुए चेताया था। वे देखेंगे, बातें करेंगे और कुछ तो तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे। उड़ाने दो, ब्रान ने सोचा। उसके शयन कक्ष में तो कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था, मगर वो अपना पूरा जीवन बिस्तर पर नहीं बिताना चाहता था। जैसे ही वो लोग गेट हाउस के नीचे से गुजरे, ब्रान ने 2 उंगलियां अपने मुंह में डाली और सीटी बजाई। समर आंगन पार करता हुआ लपका। अचानक करस्टार्क के घुड़सवार घोड़ों को संभालने में जूझने लगे। उनके घोड़े आंखें फैलाकर हिनहिना रहे थे, घबरा गए थे। एक स्याह घोड़ा तो चीखता हुआ पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। उसका सवार बुरी तरह गालियां बकता हुआ जैसे तैसे खुद को बचा रहा था। डायर वुल्फ की गंध उन घोड़ों को दीवाना कर देती थी, जो इसके आदी नहीं होते, मगर जैसे ही समर वहां से चला जाता, सब शांत हो जाते। गॉड्सवुड, ब्रान ने होडोर को याद दिलाया। विंटरफेल का अपना आंगन तक अब भीड़ से भरा था। चारों ओर तलवारों और कुल्हाड़ियों की टकराहट, गाड़ियों की गड़गड़ाहट और कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। आर्मरी के दरवाजे खुले थे और ब्रान ने देखा कि मिकेन अपने भट्ठी पर हथौड़ा चला रहा था, पसीने से भीगा हुआ। ब्रान ने अपनी जिंदगी में कभी इतने अजनबी एक साथ नहीं देखे थे, यहां तक कि जब राजा रॉबर्ट आए थे तब भी नहीं। जब होडोर एक छोटे दरवाजे से झुककर अंदर घुसा, तो ब्रान ने खुद को डर से सिकुड़ने से रोका। वे एक लंबे और धुंधले गलियारे से गुजरे। समर उनके साथ बगल बगल चलता रहा। वुल्फ समय समय पर ऊपर देखता, उसकी आंखें तरल सोने की तरह चमक रही थी। ब्रान चाहता था कि वो उसे छुए, मगर वो होडोर की पीठ पर बहुत ऊंचा बैठा था। गॉड्सवुड अब विंटरफेल की इस अफरातफरी में शांति का एक टापू बन गया था। होडोर घने ओक, आयरनवुड और सेंटिनल के पेड़ों के बीच से होते हुए उन्हें दिल के पेड़ के पास शांत जलाशय तक ले गया। वो विरवुड की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं के नीचे रुका और गुनगुनाने लगा। ब्रान ने ऊपर की ओर झुककर खुद को अपनी सीट से बाहर निकाला और अपने निर्जीव पैरों को टोकरी में बने छेदों से ऊपर खींचा। वो कुछ देर तक हवा में झूलता रहा। उसके चेहरे को गहरे लाल पत्ते छू रहे थे। फिर होडोर ने उसे उठाकर पानी के पास पत्थर पर बैठा दिया। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं, उसने कहा। तू जा नहा ले, पूल में जा। होडोर पेड़ों के बीच से चलता हुआ चला गया। गॉड्सवुड के पार गेस्ट हाउस की खिड़कियों के नीचे एक भूमिगत गर्म पानी का झरना 3 छोटे तालाबों में गिरता था। पानी से दिन रात भाप उठती रहती थी और उसके ऊपर की दीवार काई से ढकी रहती थी। होडोर को ठंडा पानी सख्त नापसंद था। साबुन का जिक्र सुनते ही वो जंगली बिल्ली की तरह उछल पड़ता, मगर गर्म पानी के पूल में वो घंटों बैठा रह सकता था। और जब कोई बुलबुला उठकर सतह पर फूटता, तो वो जोर से डकार मारता, जैसे उसका जवाब दे रहा हो। समर ने पानी चाटा और फिर ब्रान के बगल में बैठ गया। ब्रान ने उसे गले के नीचे सहलाया और कुछ पलों के लिए इंसान और जानवर दोनों को एक सी शांति महसूस हुई। ब्रान को हमेशा से गॉड्सवुड पसंद था, लेकिन अब तो वो जैसे हर दिन ज्यादा खिंचता चला आता था। अब तो दिल का पेड़ भी उसे पहले जैसा डरावना नहीं लगता था। उसकी सफेद छाल में उकेरी गई गहरी लाल आंखें अब भी उसे देखती थी, मगर अब उसे उस नजर से सुकून मिलता था। वो खुद से कहता, देवता उसे देख रहे हैं, पुराने देवता, स्टार्कों के देवता, पहले इंसानों के और जंगल के बच्चों के, उसके पिता के देवता। उनकी निगाहों में उसे सुरक्षा महसूस होती थी और पेड़ों की गहरी खामोशी में उसके विचार साफ होते थे। ब्रान बहुत सोचता था अपने गिरने के बाद से, सोचता था, सपने देखता था और देवताओं से बातें करता था। प्लीज ऐसा करो कि रोब न जाए, उसने धीरे से प्रार्थना की।
उसने अपना हाथ ठंडे पानी में चलाया, जिससे तालाब में तरंगे फैल गईं। प्लीज उसे रोक लो, और अगर उसे जाना ही है तो उसे सही सलामत वापस लाना, माँ, पिताजी और बहनों के साथ। और रिकॉन को समझा देना। उसका छोटा भाई तब से जैसे सर्दी की आंधी बन गया था, जब से उसे पता चला कि रोब जंग पर जा रहा है। कभी रोता, कभी गुस्से में चिल्लाता। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, पूरी रात रोता और चीखता रहा था, यहाँ तक कि जब ओल्ड नैन ने उसे सुलाने की कोशिश की तो उसने उन्हें मुक्का मार दिया था। अगले दिन वो गायब हो गया। रोब ने आधे किले को उसकी तलाश में लगा दिया। जब वो आखिरकार क्रिप्ट्स में मिला तो उसके हाथ में मरे हुए राजा की लाश से छीनी गई जंग लगी तलवार थी, जिससे वो सबको डराने लगा। और उसी अंधेरे में शैगी डॉग निकल आया, हरी आंखों वाला, गुस्से से पागल भेड़िया। वो भेड़िया उतना ही जंगली था जितना रिकॉन। उसने गेज की बाह चबा डाली थी और मिकेन की जांघ से मांस का टुकड़ा नोच लिया था। रोब और ग्रे विंड को खुद आकर उसे काबू में करना पड़ा। अब फार्लेन ने उस काले भेड़िए को केनेल में जंजीरों से बांध रखा था, और रिकॉन अब और भी ज्यादा रोता था, क्योंकि उसका भेड़िया उससे दूर था। मिस्टर ल्यूविन ने रोब को विंटरफेल में ही रुकने की सलाह दी थी, और ब्रान ने भी बहुत मिन्नतें की थी, खुद के लिए और रिकॉन के लिए भी, मगर उसका भाई सिर्फ सिर हिलाकर कहता, मैं जाना नहीं चाहता, मगर मुझे जाना है। ये बस आधा झूठ था। कोई तो जाना ही था, नेक को थामने और डलीज की मदद करने के लिए लैनिस्टर्स के खिलाफ। ब्रान ये समझता था, मगर ये जरूरी नहीं था कि जाने वाला रोब ही हो। वो मोलेन को भेज सकता था, या थिन ग्रेजॉय को, या फिर अपने किसी बैनरमैन को। मिस्टर ल्यूविन ने भी यही सलाह दी थी, मगर रोब ने उसकी एक ना सुनी। मेरे लॉर्ड पिता कभी अपने आदमियों को मरने नहीं भेजते थे, खुद किले में छिपकर बैठे रहने के लिए, उसने कहा, पूरी तरह रोब द लॉर्ड की आवाज में। अब ब्रान को रोब आधा अनजाना सा लगता था, जैसे वो पूरी तरह बदल गया हो, सच में एक लॉर्ड बन गया हो, जबकि उसकी 16वीं सालगिरह भी नहीं आई थी। उसके पिता के बैनरमैन भी ये बदलाव महसूस कर रहे थे। सबने उसे अपने अपने तरीके से परखा। रूस बोल्टन और रॉबर्ट क्लोवर दोनों ने युद्ध में सेनापति बनने की मांग की। एक ने सीधी, कठोर मांग की, तो दूसरे ने मुस्कुराते हुए मजाक के अंदाज में। सख्त, सफेद बालों वाली मैज मॉर्मोंट, जो आदमी की तरह कवच में आई थी, ने दो टूक कहा कि रोब इतना छोटा है कि उसका पोता हो सकता है, और उसे आदेश देने का कोई हक नहीं। लेकिन फिर वो ये भी कह गई कि उसकी एक नातिन है, जिससे वो उसकी शादी करवा सकती है। शांत स्वभाव के लॉर्ड सर्जविन तो अपनी बेटी को भी साथ ले आए थे, एक मोटी, फीकी सी लड़की, जो अपने पिता के बगल में बैठी रही और पूरी दावत के दौरान अपनी थाली से नजरें नहीं हटाईं। हंसमुख लॉर्ड हॉर्नवुड की तो कोई बेटी नहीं थी, मगर वो तोहफे लाए, एक दिन एक घोड़ा, अगले दिन हिरण का मांस, फिर एक चांदी से जड़ा हुआ शिकारी सींग, और बदले में कुछ नहीं मांगा, सिवाय उस होल्डफास्ट के जो उसके दादा से छिना गया था, एक पहाड़ी के उत्तर में शिकार की इजाजत और व्हाइट नाइफ को बांधने की अनुमति, अगर लॉर्ड को मंजूर हो। रोब ने सबको शांति से मगर ठोस तरीके से जवाब दिया, जैसे पिता देते, और किसी तरह उसने सबको अपने अधीन कर लिया। और जब लॉर्ड अंबर, जिन्हें उनके लोग द ग्रेट जॉन कहते थे और जो होडोर जितने लंबे थे मगर दुगुने चौड़े, ने धमकी दी कि अगर उसे हॉर्नवुड्स या सर्जविंस से पीछे मार्च में रखा गया तो वो अपनी सेना लेकर लौट जाएगा, तब रोब ने शांत स्वर में कहा कि वो जा सकता है। और जब हम लैनिस्टर्स से निपट लेंगे, उसने कहा, ग्रे विंड के कान सहलाते हुए, तो हम उत्तर लौटकर तुम्हें तुम्हारे किले से खदेड़ देंगे और शपथ तोड़ने के लिए फांसी देंगे। गालियां बकते हुए ग्रेट जॉन ने अपनी एले की सुराही आग में फेंक दी और गरजा, तू तो इतना कच्चा है कि शायद घास पेशाब करता हो। जब हिलिस मोलेन उसे रोकने गया तो ग्रेट जॉन ने उसे जमीन पर पटक दिया, एक मेज पलट दी और अपनी विशाल और भयानक तलवार खींच ली,
ऐसी तलवार ब्रान ने कभी नहीं देखी थी। और तभी बाकी सब बेंचों पर बैठे उसके बेटे, भाई और तलवारधारी भी कूदकर खड़े हो गए, अपनी अपनी तलवारें खींचते हुए। मगर रोब ने बस एक शांत शब्द कहा, और चंद पलों में ग्रेट जॉन जमीन पर था। उसकी तलवार 3 फीट दूर जमीन पर घूम रही थी और उसका हाथ खून से लथपथ था, क्योंकि ग्रे विंड ने उसकी 2 उंगलियां चबा डाली थी। मेरे पिता ने सिखाया है कि अपने लॉर्ड के खिलाफ तलवार खींचना मौत के बराबर है, रोब ने कहा, मगर निस्संदेह आप तो मेरा मांस काटने ही आए होंगे। ब्रान की तो जैसे पेट में मरोड़ उठी जब उसने देखा कि ग्रेट जॉन उठने की कोशिश कर रहा है और अपने खून से टपकते उंगलियों के ठूंठ को चूस रहा है। लेकिन फिर हैरानी की बात, वो विशाल आदमी हंस पड़ा। तेरा मांस, वो दहाड़ा, तो बहुत ही सख्त है। और उसके बाद जैसे कोई जादू हुआ हो, ग्रेट जॉन रोब का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया, सबसे ज्यादा समर्थन देने वाला। वो जोर जोर से सबको बताता कि ये लड़का सच में एक स्टार्क है, और जिसने घुटना नहीं टेका वो संभाल ले अपने घुटने, नहीं तो ग्रे विंड चबा जाएगा। मगर उसी रात जब ग्रेट हॉल की आग बुझ चुकी थी, रोब ब्रान के कमरे में आया, पीला और थका हुआ। मुझे लगा वो मुझे मार ही देगा, रोब ने कबूल किया। तूने देखा कैसे उसने हिल को ऐसे फेंका जैसे रिकॉन हो? देवता जाने मैं कितना डर गया था। और ग्रेट जॉन सबसे बुरा नहीं है, बस सबसे जोर से चिल्लाने वाला है। लॉर्ड रूस तो कुछ कहते ही नहीं, बस देखते हैं, और हर बार मुझे बस वो कमरा याद आता है, ड्रेडफोर्ट का वो कमरा, जहां बोल्टन अपने दुश्मनों की खालें लटकाते हैं। वो तो ओल्ड नैन की कहानी है, ब्रान ने कहा। मगर उसकी आवाज में खुद ब खुद शक आ गया। ऐना? मुझे नहीं पता, उसने थककर सिर हिलाया। लॉर्ड सर्जविन अपनी बेटी को हमारे साथ ले जाना चाहता है। कहता है कि वो उसके लिए खाना पकाएगी। थिन को पूरा यकीन है कि एक रात वो लड़की मेरे बिस्तर में आ मिलेगी। काश पिताजी यहां होते। बस यही एक बात थी जिस पर ब्रान, रिकॉन और लॉर्ड रॉब तीनों सहमत हो सकते थे। काश पिताजी यहां होते। लेकिन लॉर्ड एडवर्ड हजारों मील दूर थे। कोई कहता कैद में है, कोई कहता भाग रहे हैं, और कोई तो यहां तक कहता कि अब वो रहे ही नहीं। हर मुसाफिर कोई नई डरावनी कहानी लेकर आता। किसी ने कहा किंग्स लैंडिंग की दीवारों पर पिता के गार्ड्स के कटे सिर सड़ रहे हैं। कोई बोला किंग रॉबर्ट की मौत खुद एडवर्ड स्टार्क के हाथों हुई। फिर किसी ने कहा कि बैराथियन भाइयों ने किंग्स लैंडिंग को घेर लिया है। एक और अफवाह फैली कि रेनली के साथ पिता भाग निकले हैं। या फिर आर्या और सैंसा की हत्या सैंडोर क्लेगन, द हाउंड, ने कर दी। एक ने तो ये तक कहा कि कैटलिन ने टायरियन को मारकर उसकी लाश रिवर रन की दीवारों पर टांग दी है। टाइविन लैनिस्टर ईरी की ओर कूच कर चुका है, जलाता काटता आगे बढ़ रहा है। और सबसे पागल कहानी, रैगार टारगेरियन वापस आ गया है, मरे हुए नायकों की फौज के साथ ड्रैगनस्टोन पर जुटा है, अपने पिता का सिंहासन वापस लेने। और फिर वो कौआ आया, जो पिता की मुहर लगे खत के साथ उड़ता आया। और खत सैंसा के हाथ से लिखा गया था। लेकिन जब रॉब ने उसे पढ़ा तो जो बात उसमें लिखी थी वो किसी डरावनी कहानी से कम न थी। ब्रान को अब तक वो पल याद है, रॉब का चेहरा जैसे पत्थर बन गया था। वो कहती है कि पिता ने राजा के भाइयों के साथ मिलकर गद्दारी की। किंग रॉबर्ट मर चुका है और माँ और मैं रेड की बुलाए गए हैं जोफ्री की अधीनता स्वीकार करने। वो कहती है कि हमें वफादार रहना होगा, और जब वो जोफ्री से शादी करेगी तो पिता की जान बख्शने की मिन्नत करेगी। रॉब की मुट्ठी कस गई, खत उसकी उंगलियों में चूर हो गया। और आर्या के बारे में एक शब्द तक नहीं, कुछ नहीं। धत तेरी सैंसा, उसके दिमाग में क्या है? ब्रान के सीने में ठंड सी दौड़ गई। वो बस इतना ही कह पाया, उसने अपनी वुल्फ खो दी थी, और उसे याद आया जब साउथ से 4 गार्ड वापस आए थे
लेडी की हड्डियों के साथ। समर, ग्रेविंड और शैगी डॉग उस दिन भौंकते नहीं, रो रहे थे, डर और उदासी से भरे। उन्होंने लेडी को फर्स्ट कीप के पास उस पुराने कब्रिस्तान में दफनाया था, वहीं जहां पुराने विंटर किंग्स अपने वफादार सेवकों को दफनाते थे। और वुल्फ के भाई तब तक कब्रों के बीच मंडराते रहे जैसे कोई छाया हो। वो भी साउथ गई थी, लेकिन वापस सिर्फ हड्डियां आईं। उनके दादा लॉर्ड रिकार्ड भी गए थे, साथ में पिता का बड़ा भाई ब्रैंडन और 200 सिपाही। कोई वापस नहीं लौटा, और अब रॉब जाना चाहता था, लेकिन वफादारी की कसम खाने नहीं, तलवार उठाकर रिवर रन की ओर। अगर उनके पिता सच में बंदी थे तो ये सीधा उनके मरने की ओर इशारा था। ब्रान को ये सोचकर डर लग रहा था, बहुत ज्यादा। अगर रॉब को जाना ही है तो उसकी रक्षा करना। ब्रान ने पुराने देवताओं से प्रार्थना की जो उसे हार्ट ट्री की लाल आंखों से देखते थे। उसके आदमियों की भी रक्षा करना, हेल, क्वेंट, लॉर्ड अंबर, लेडी मॉर्मोंट और थियोन की भी शायद। अगर मर्जी हो तो उन्हें बचा लेना, लैनिस्टर्स को हराने में मदद करना और पिताजी को वापस लाना। एक हल्की हवा चली और पेड़ की लाल पत्तियां सरसराई। समर ने अपने दांत दिखाए। सुन पा रहे हो? एक आवाज आई। ब्रान ने सिर उठाया। ओशा सामने पुराने ओक के नीचे खड़ी थी, पत्तों की छाया में उसका चेहरा छुपा हुआ। बावजूद जंजीरों के वो बिल्कुल चुपचाप आई थी, बिल्कुल बिल्ली जैसी। समर गोल चक्कर लगाकर उसके पास गया, सूंघा। ओशा थोड़ा पीछे हटी। समर, वापस आओ, ब्रान ने पुकारा। डायर वुल्फ एक आखिरी बार सूंघकर लौट आया, ब्रान से लिपट गया। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। वो ओशा को तब से नहीं मिला था जब उसे कैद किया गया था। ये देवता मेरे भी हैं, ओशा ने कहा। वॉल के पार हमारे पास बस यही है। उसका बाल अब बड़ा हो चुका था, झाड़सा, भूरा, लेकिन उसके चेहरे पर अब औरतपन दिखता था, उस मोटे भूरे कपड़े की ड्रेस में जो उसे तब दी गई थी जब उसका कवच उतार लिया गया। गेज मुझे प्रार्थना करने देता है जब मुझे जरूरत लगती है, और जब उसे जरूरत लगती है तो मैं उसे अपने नीचे आने देती हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे उसके हाथों की आटे की खुशबू पसंद है, और वो स्टीव से बेहतर है। उसने झुककर थोड़ा नम्रता दिखाई। अब चलती हूं, बर्तन मांजने हैं। नहीं, रुको, ब्रान बोला। बताओ तो सही, देवताओं की बात सुनने की बात क्यों की थी? ओशा ने उसे देखा। तुमने पूछा, और अब वो जवाब दे रहे हैं। कान खोलो, सुनो, सुन पाओगे? ब्रान ने ध्यान लगाया। बस हवा है, उसने थोड़ी देर बाद कहा। पत्ते हिल रहे हैं। तो फिर हवा कौन भेजता है? अगर देवता नहीं, ओशा ने पूछा। वो वहीं बैठ गई, चैन की खनक के साथ। मिक्केन ने उसके पैरों में लोहे की जंजीरें लगा दी थी। वो चल सकती थी, लेकिन सिर्फ छोटे कदमों में। न भाग सकती थी, न चढ़ सकती थी, न सवारी कर सकती थी। वो तुम्हें देख रहे हैं, लड़के। तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। जो सरसराहट है, वो जवाब है। क्या कह रहे हैं? वो दुखी हैं। तुम्हारे भाई को कोई मदद नहीं मिलेगी जहां वो जा रहा है। दक्षिण में पुराने देवताओं की शक्ति नहीं बची। वहां के वीरवुड पेड़ तो सदियों पहले काट दिए गए। जब आंखें ही नहीं होंगी तो देवता देखेंगे कैसे? ब्रान कांप गया। अगर देवता भी मदद न कर पाए तो क्या उम्मीद बचती है? शायद ओशा गलत हो। उसने फिर से सुनने की कोशिश की, और हां, उसे अब सरसराहट में दुआक सुनाई देने लगा, लेकिन बस इतना ही। अचानक सरसराहट और तेज हो गई। ब्रान को कदमों की आवाज सुनाई दी और कोई धीमी धीमी धुन गुनगुना रहा था।
और फिर पेड़ों के बीच से होडोर आ गया, नंगा, भीगा हुआ, मुस्कुराता हुआ। होडोर। शायद उसने हमारी आवाज सुनी, ब्रान ने कहा। होडोर, तुम अपने कपड़े भूल गए हो। होडोर, उसने सहमति में सिर हिलाया। उसका पूरा बदन पानी से टपक रहा था और उसके बीच झूलता हुआ भारी सा। ब्रान ने नजर फेर ली। ओशा ने मुस्कुराकर कहा, अब ये हुआ असली मर्द। इसमें तो जायंट्स का खून है, वरना मैं क्वीन। मास्टर ल्यूविन कहता है कि जायंट्स अब नहीं होते, ब्रान बोला। बिल्कुल बच्चों की तरह की कहानियां हैं। तो मास्टर ल्यूविन को वॉल पार भेजो, ओशा ने जवाब दिया। वो खुद देखेगा या फिर जायंट्स उसे। मेरे भाई ने एक मारा था, 10 फुट की थी वो, और वो भी छोटी मानी जाती थी। कभी कभी 12 या 13 फुट तक लंबे हो जाते हैं। सब बाल और दांत, और औरतों की भी दाढ़ी होती है, पहचानना मुश्किल। इंसानी मर्दों को पसंद करती हैं और उन्हीं से हाफ ब्लड्स पैदा होते हैं। लेकिन इंसानी औरतों का बुरा हाल करती हैं। वो जायंट्स बहुत बड़े होते हैं, औरत को फाड़ कर रख देंगे। उससे पहले कि वो मां बने, उसने शरारत से मुस्कुराया, लेकिन तुम समझते नहीं है ना लड़के? समझता हूं, ब्रान ने अड़कर कहा। वो जानता था कि मेलजोल क्या होता है। उसने कुत्तों को देखा था, घोड़ों को भी, लेकिन बात करना अजीब लगता था। उसने होडोर की ओर देखा। जाओ, कपड़े ले आओ। होडोर, जाओ कपड़े पहनो। होडोर, वो मुड़कर वापस चल पड़ा। वो सच में बहुत बड़ा था, ब्रान ने सोचा। क्या वॉल के पार सच में जायंट्स होते हैं? उसने धीरे से पूछा। जायंट्स। और उससे भी बुरा, ओशा की आवाज अब गंभीर हो गई थी। मैंने तुम्हारे भाई को बताने की कोशिश की थी उस दिन, जब वो, तुम्हारी मां और वो हंसमुख ग्रेजॉय मुझसे सवाल कर रहे थे। ठंडी हवाएं उठ रही हैं और लोग आग से दूर जाते हैं, लेकिन लौटते नहीं। और अगर लौटते भी हैं तो इंसान बनकर नहीं। बर्फीली नीली आंखें और काले सर्द हाथ। यही वजह थी कि मैं भाग आई, स्टीव, हाली, उन सब मूर्खों के साथ। मैंस समझता है कि लड़ लेगा उनसे, जैसे व्हाइट वॉकर कोई रेंजर हो। लेकिन वो जानता ही क्या है? वो खुद को किंग बियॉन्ड द वॉल कहता है, लेकिन है क्या? बस एक और ब्लैक क्रो, जो शैडो टावर से उड़कर नीचे आ गया। उसने कभी असली सर्दी नहीं देखी। मैं वहां जन्मी थी, बच्चा। मेरी माँ, उसकी माँ और उसकी माँ, सब फ्री फोक की औरतें थी। हम याद रखते हैं। ओशा खड़ी हुई। उसकी जंजीरें खनकी। मैंने तुम्हारे लॉर्ड भाई को बताने की कोशिश की थी, बस कल ही, जब वो यार्ड में था। माई लॉर्ड स्टार्क, मैंने आवाज दी थी पूरी इज्जत से, लेकिन उसने मुझे देखा तक नहीं। और वो पसीने से भीगा ग्रेट जॉन अंबर मुझे धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। ठीक है, मैं अपनी जंजीरें पहन लूंगी और अपनी जुबान बंद रखूंगी, लेकिन जो सुनना ही नहीं चाहता, वो सुनेगा कैसे? उसे बताओ। रोब मेरी बात मानेगा, मुझे पता है वो मानेगा। सच में मानेगा। देखेंगे। तुम उसे बस ये कहना, माई लॉर्ड। उसे कहना कि वो उल्टी दिशा में मार्च कर रहा है। तलवारें लेकर उसे उत्तर जाना चाहिए, न कि दक्षिण। सुना तुमने? ब्रान ने सिर हिलाया। मैं उसे बताऊंगा। लेकिन उस रात, जब ग्रेट हॉल में दावत चल रही थी, रोब वहां नहीं था। उसने अपना खाना सोलर में लिया लॉर्ड रिकार्ड, ग्रेट जॉन और अपने अन्य बैनरमैन लॉर्ड्स के साथ आने वाली लंबी यात्रा की अंतिम योजना बनाने के लिए। ब्रान को उसकी जगह मेज के ऊपरी सिरे पर बैठाया गया और लॉर्ड कारस्टार्क के बेटों और उनके सम्मानित मेहमानों की मेजबानी करनी पड़ी। वो लोग पहले से ही अपनी जगहों पर बैठ चुके थे जब होडोर ब्रान को अपनी पीठ पर लेकर हॉल में आया
और ऊंची सीट के पास घुटनों के बल बैठ गया। 2 नौकरों ने मिलकर उसे टोकरानुमा सीट से बाहर निकाला। ब्रान को हर अजनबी की निगाहें अपने ऊपर महसूस हुईं। हॉल में सन्नाटा छा गया। ब्रैंडन स्टार्क ऑफ विंटरफेल, एलिस मॉलन ने घोषणा की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, ब्रान ने थोड़े अकड़ते हुए कहा, और हमारी मित्रता के सम्मान में आपको मांस और मीट अर्पित करता हूं। एरियन कारस्टार्क लॉर्ड रिकार्ड का सबसे बड़ा बेटा झुका, और उसके बाद उसके भाई भी। लेकिन जैसे ही वो वापस अपनी जगहों पर बैठे, ब्रान ने सुना कि छोटे 2 भाई धीमी आवाज में कुछ कह रहे थे, शराब के प्यालों की खनक के बीच। मर जाना बेहतर होता, इस तरह जीने से। एक बुदबुदाया, उसका नाम अपने पिता के नाम पर एदार्ड था, और उसका भाई टॉरहन बोला कि लड़का अंदर से भी टूटा हुआ है, इतना कायर कि खुद अपनी जान भी नहीं ले सकता। टूटा हुआ, ब्रान ने मन ही मन कड़वाहट से सोचा और अपनी छुरी को कसकर पकड़ लिया। क्या अब वो यही था? ब्रान द ब्रोकन? मैं टूटा हुआ नहीं होना चाहता, उसने जोर से फुसफुसाकर मिस्टर ल्यूविन से कहा, जो उसके दाहिने बैठे थे। मैं एक नाइट बनना चाहता हूं। कुछ लोग मेरी ऑर्डर को माइंड के नाइट्स कहते हैं, ल्यूविन ने जवाब दिया। जब तुम मेहनत करते हो तो तुम बेहद होशियार हो, ब्रान। क्या कभी सोचा है कि तुम एक मेस्टर की चेन पहन सकते हो? तुम जितना चाहो उतना सीख सकते हो। मुझे जादू सीखना है, ब्रान ने कहा। कॉवे ने मुझसे वादा किया था कि मैं उड़ूंगा। मिस्टर ल्यूविन ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें इतिहास, चिकित्सा, जड़ी बूटियों की जानकारी सिखा सकता हूं। मैं तुम्हें कौवों की भाषा, किले बनाने की कला और तारे देखकर नाव चलाने का तरीका भी सिखा सकता हूं। ओल्ड टाउन के सिटाडेल में वो तुम्हें 1000 और चीजें सिखा सकते हैं। लेकिन ब्रान, कोई भी इंसान तुम्हें जादू नहीं सिखा सकता। बच्चे सिखा सकते हैं, ब्रान बोला। वन के बच्चे। उसे ओशा से किए गए वादे की याद आ गई, जो उसने गॉड्सवुड में किया था। उसने ल्यूविन को सब कुछ बता दिया। मिस्टर ल्यूविन ने ध्यान से सुना। वो जंगली औरत ओल्ड नैन को भी कहानी सुनाने में मात दे सकती है, उन्होंने कहा जब ब्रान चुप हुआ। अगर तुम चाहो तो मैं उससे फिर बात कर लूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपने भाई को इस पागलपन में ना उलझाओ। उसके पास पहले से ही बहुत कुछ है चिंता करने के लिए। उसे दैत्यों और मृतकों की नहीं, लैनिस्टर्स की फिक्र करनी चाहिए। वो तुम्हारे पिता को पकड़ कर बैठे हैं, ब्रान, न कि वन के बच्चे। उन्होंने कोमलता से ब्रान के हाथ पर हाथ रखा। मेरी बात पर सोचो, बच्चे। 2 दिन बाद, जब लाल सूरज की किरणें तेज हवाओं वाले आकाश पर फैल रही थीं, ब्रान खुद को गेट हाउस के नीचे मैदान में खड़ा पाया। डांसर पर बैठा, पट्टियों से बंधा हुआ अपने भाई से विदा ले रहा था। अब तुम विंटरफेल के लॉर्ड हो, रोब ने कहा। वो एक मोटे, धूसर रंग के घोड़े पर सवार था। उसका ढाल घोड़े की तरफ लटक रहा था, लोहे से बंधी लकड़ी, सफेद और ग्रे रंग में, जिस पर एक डरावने भेड़िए का चेहरा बना था। उसने ग्रे चेनमेल पहना था, जिसके ऊपर ब्लीच किए हुए लेदर थे, कमर पर तलवार और खंजर, और कंधों पर फर वाला क्लोक। तुम्हें मेरी जगह लेनी है, जैसे मैंने पिता की जगह ली, जब तक हम वापस न लौटे। मुझे पता है, ब्रान ने दुखी स्वर में जवाब दिया। उसने खुद को कभी इतना छोटा, अकेला और डरा हुआ महसूस नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि लॉर्ड कैसे बना जाता है। मिस्टर ल्यूविन की सलाह मानना और रिकॉन का ध्यान रखना। उसे कहना कि मैं लड़ाई खत्म होते ही लौट आऊंगा। रिकॉन नीचे नहीं आया था। वो ऊपर अपने कमरे में था, लाल आंखें और जिद्दी चेहरा। नहीं, वो चिल्लाया था जब ब्रान ने पूछा था कि क्या वो रोब से विदा नहीं लेना चाहता। कोई भी वापस नहीं आता। मैंने कह दिया था उसे, ब्रान ने कहा। वो कहता है कि कोई कभी लौटकर नहीं आता, हमेशा बच्चा नहीं बना रह सकता। वो एक स्टार्क है और 4 का होने वाला है। रोब ने गहरी सांस ली। खैर, माँ जल्दी ही लौटेगी।
और मैं पिता को साथ लाऊंगा, वादा करता हूं। उसने अपने घोड़े को मोड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। ग्रे विंड उसके घोड़े के साथ दौड़ा, दुबला पतला और तेज। एलिस मॉलन आगे चला। उसके हाथ में स्टार्क हाउस का सफेद झंडा था, जो ग्रे ऐश की ऊंचाई पर लहरा रहा था। थियोन ग्रेजॉय और ग्रेट जॉन रोप के दोनों ओर हो लिए, और उनके नाइट्स ने स्टील की नोक वाले लांसों के साथ उनके पीछे 2 कतारों में फॉर्मेशन बना ली। ब्रान को अचानक ओशा के शब्द याद आए। वो गलत दिशा में मार्च कर रहा है, उसने सोचा। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि घोड़े पर दौड़ता हुआ जाए और उसे चेतावनी दे, लेकिन जैसे ही रोप गेट के नीचे गायब हुआ, वो पल भी चला गया। किले की दीवारों के पार एक जोरदार शोर गूंजा। ब्रान जानता था ये सैनिक और टाउन के लोग थे, जो रोप के लिए जयकार कर रहे थे, लॉर्ड स्टार्क के लिए, विंटरफेल के लॉर्ड के लिए, जो अपने भव्य घोड़े पर सवार था, क्लोक उड़ता हुआ और ग्रे विंड उसके साथ दौड़ता हुआ। उसे एहसास हुआ कोई भी उसके लिए ऐसे कभी जयकार नहीं करेगा। ये दर्द सा चुभा। वो भले ही लॉर्ड बना हो, जबकि उसका भाई और पिता दूर हों, लेकिन वो अब भी वही था, ब्रान द ब्रोकन। वो खुद से अपने घोड़े से उतर भी नहीं सकता था, सिवाय गिरने के। जब दूर की जयकारें भी खत्म हो गईं और आंगन पूरी तरह खाली हो गया, तो विंटरफेल वीरान और मरा हुआ सा लगा। ब्रान ने उन लोगों के चेहरों की ओर देखा जो पीछे रह गए थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े और होडोर। वो विशाल अस्तबल लड़का खोया हुआ और डरा हुआ लग रहा था। होडोर, उसने दुखी स्वर में कहा। होडोर, ब्रान ने भी दोहराया, ये सोचते हुए कि इसका मतलब आखिर होता क्या है। अब सवाल ये है कि क्या होडोर सिर्फ एक नाम है, या एक रहस्य जो किसी गहरे अंधेरे में छुपा है? जिस ब्रान को उड़ने वाले सपने आते हैं, क्या वो वाकई कभी उड़ पाएगा? और जब उत्तर में सर्द हवाएं सरसराने लगी हैं, तो क्या वाकई विंटर इज कमिंग, या ये तो बस शुरुआत है? अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं। और कहानी यही नहीं रुकती। आगे जो आने वाला है, वो सिर्फ ब्रान की नहीं, पूरे वेस्टरोस की तकदीर बदल देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो फिक्शनवर्स को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही सिनेमैटिक ऑडियो बुक चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली जंग तो अब शुरू हुई है।